हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG 2025 पेपर कोड COQP 11 के बारे में। अब देखो, CUET PG 2024 की बात करें तो 2024 में आपका एग्ज़ाम मिड मार्च में कंडक्ट किया गया था। और स्पेसिफिकली अगर COQP 11 की बात करें तो 13 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो 2025 में आपका एग्ज़ाम कब होगा, इसकी कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। तो हमें ये अज्यूम करके अपनी प्रिपरेशन करनी होगी कि आपका एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट हो सकता है। और अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट होता है तो किसी भी हालत में आपको अपनी प्रिपरेशन फ़रवरी एंड तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कंप्लीट नहीं भी करते हो तो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ योर सिलेबस, कम से कम 90% सिलेबस आपको फ़रवरी एंड तक प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी लगाने होंगे, आपको मल्टीपल रिविजन्स भी करने होंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ठीक से करना चाहते हो, आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हो, तो फ़रवरी एंड तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की हालत में होना चाहिए। अब कितना टाइम है आपका फ़रवरी एंड में, तो अभी देखो 15 अक्टूबर को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 दिन आप अक्टूबर के मान लो। उसके बाद 4 महीने आपके पास और मिलेंगे आपको, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब देखो 4.5 मंथ्स ये होते हैं आपके। तो इसमें से आपको कुछ दिन आपके वेस्ट भी होंगे, जैसे दिवाली अभी आएगी, फिर आपके न्यू ईयर का टाइम आएगा। मोस्टली स्टूडेंट्स आप में से फाइनल ईयर में होंगे, तो आपके जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं, वो भी यहाँ पे होंगे। 5th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं, वो भी यहाँ पे होंगे। तो बहुत सारा टाइम आपको उनमें भी देना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, फिर भी आप मान के चलो कि 7-8 दिन या कम से कम 10-12 दिन आपके ऐसे होंगे, जो इन साढ़े 4 महीनों में आपको पढ़ने का टाइम उसमें नहीं मिलेगा, या कम से कम उसमें आप पढ़ पाओगे। तो बेसिक बात ये है कि 4 महीने के अंदर ही जो भी आपको करना है, आपको पूरा सिलेबस 4 महीने के अंदर ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले जो 4 महीने होंगे, उसको आपको किस तरह से डिवाइड करना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम स्कोर कर सको। ये कैसे पॉसिबल होगा? देखो, एग्ज़ाम में कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जिसमें आप कम मेहनत करोगे और आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको इनपुट ज़्यादा देना पड़ेगा, आउटपुट कम मिलेगा। तो उसी को हम एनालाइज़ करेंगे कि लास्ट के 3 साल के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग किन पोर्शंस पे आपको कम इनपुट देके ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, किसको आप जल्दी इम्प्रूव कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके बेसिस पे आपको मैं बताऊँगा कि आगे 4 महीनों में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, क्या रोड मैप आपको रखना है, ताकि आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ेशन अपने रिसोर्सेज़ का कर सको और मैक्सिमम स्कोर कर सको। क्या-क्या इस वीडियो में हम कवर करेंगे? सबसे पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, वो देखेंगे, सिलेबस क्या है, इस सिलेबस को आप किन बुक्स के थ्रू कवर कर सकते हो, पीवाईक्यूज़ को कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहचानना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद मॉक मॉक टेस्ट को किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बेसिस पे फिर एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आने वाले 4 महीनों को किस तरह से आपको यूटिलाइज़ करना है। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अब COQB 11 पेपर कोड की बात करें तो ये पेपर कोड क्या है? देखो, बेसिकली एक जनरल पेपर कोड है। जनरल पेपर कोड का मतलब क्या है कि ये किसी कोर्स के लिए नहीं है। इस पेपर कोड का एग्ज़ाम आप दोगे तो आप मल्टीपल कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होगे। जैसे LLB का कोर्स है, इसके अलावा बहुत सारे और भी कोर्सेज़ है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंसेज़ का है, और भी बहुत सारे हैं। मेन इसमें कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी आती हैं, तो देखो, अगर LLB की बात करें तो मेन इसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी। एक ड्यू के अंदर, यानी कि ड्यू से अगर आपको LLB करनी है तो वो बेसिकली 3 ईयर LLB की यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा BHU से अगर आपको 3 ईयर LLB करनी है तो आप COQP 11 का पेपर कोड आप दोगे तो उसके थ्रू आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है टिस। अब देखो, टिस के अंदर LLB नहीं होती है, पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। और बहुत सारे पॉपुलर कोर्सेज़ हैं टिस के, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। तो टिस में अगर बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, उनमें आपको एडमिशन लेना है, तो आपको COQP 11 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टिस के बारे में अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, या अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। टिस के अंदर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको समझा दूँगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो होगा 105 मिनट का होगा। 105 मिनट का मतलब क्या है, 1 घंटे 45 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 75 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब ये देखो, ये नया पैटर्न है। ये पैटर्न आपके 2024 से अप्लाई हुआ है, यानी कि 2024 से। उसके पहले आपके 100 क्वेश्चन्स होते थे और उनको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता था। लेकिन अब आपको 1 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा और 75 क्वेश्चन आपके करने होंगे। हर क्वेश्चन को करेक्ट करने पे 4 मार्क्स आपको मिलेंगे, और अगर आप गलत कर देते हो तो 1 मार्क की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 वहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो लैंग्वेज सेक्शन है, उसमें आपको ऑप्शन है।
या तो आप हिंदी चूज़ कर सकते हो या आप इंग्लिश चूज़ कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न रहता है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखो, जो लैंग्वेज के अलावा बाकी चारों सेक्शन हैं, कौन-सा सेक्शन? मैथ्स, रीज़निंग, इसके अलावा जीके और कंप्यूटर। ये चारों सेक्शन आपके बाइलिंगुअल रहेंगे। बाइलिंगुअल का मतलब क्या है? कि दोनों लैंग्वेज में आपके अवेलेबल रहेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन जो लैंग्वेज का सेक्शन है, उसमें आपको चॉइस मिलेगी। या तो आप इंग्लिश करो या आप हिंदी करो। अब जो जो मीडियम आप फ़िल करते हो, मान लो आपने हिंदी मीडियम फ़िल किया है, तो आपको लैंग्वेजेज़ सेक्शन में हिंदी अटेम्प्ट करना होगा। अगर आपने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है, तो आपको लैंग्वेज के सेक्शन में इंग्लिश अटेम्प्ट करना होगा। लेकिन जो बाकी सेक्शन है, उसमें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप डैशबोर्ड में जाओगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज चेंज करने का, वहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। कोई इसमें इश्यू नहीं रहेगा। बेसिकली यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बता दिया कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे बाकी पेपर तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, लेकिन लैंग्वेज में मुझे हिंदी चाहिए, तो आप ऐसा ले सकते हो। आपको हिंदी मीडियम अटेम्प्ट करना है, चूज़ करना है वहाँ पे, ताकि आप लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी करो और बाकी सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं, वो तो आप दोनों लैंग्वेज में देख ही पाओगे। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किस पोर्शन से आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो बात हो रही है 2022 से 2022, 2023 और 2024 के क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँगा, क्योंकि उसके पहले जो आपका पेपर का पैटर्न था वो डिफरेंट था। जो नया पैटर्न है, वो जो बेसिकली सीयूईटी पीजी वाला जो एग्ज़ाम है वो 2022 से आपका स्टार्ट हुआ है। ध्यान रखो, 2022 और 2023 में आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है? लेकिन 2024 में आपके 75 क्वेश्चन थे और मोस्ट प्रोबेबली 2025 में भी आपके 75 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। अगर कोई पैटर्न में चेंज होगा तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखो, कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनका वेटेज पहले काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब उनका वेटेज थोड़ा कम हो रहा है। जैसे अगर आप जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स और रीजनिंग की बात करो, तो इनके पहले 20 से 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे, लेकिन अब इन सेक्शन से 10 से 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है? कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें कम इनपुट देके आपको बहुत आउटपुट मिलता है। जैसे कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन है, पहले इससे जब 100 क्वेश्चन थे तो 10 क्वेश्चन आते थे, लेकिन लास्ट ईयर जब 75 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सेक्शन से आए थे। इसके अलावा जनरल नॉलेज जनरली देखा गया कि 20 क्वेश्चन ही आपके आते हैं और इन 20 क्वेश्चन में ही आपका जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो इंक्लूडेड रहता है। ठीक है? तो करंट अफेयर इन 20 क्वेश्चन में ही इंक्लूडेड है। इसके अलावा लैंग्वेज सेक्शन के जब 100 क्वेश्चन थे, 25 या 20 क्वेश्चन आए थे और लास्ट ईयर इसके 16 क्वेश्चन आए थे। तो 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक, पैटर्न कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ये फिक्स है। ऐसा नहीं है। हर साल आपके पैटर्न जो है चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जितने भी सेक्शन हैं, उनको आपको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ सेक्शन आपके कमज़ोर हो तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो और जो कुछ ईज़ी सेक्शन थे, जिनमें आप आसानी से स्कोर कर सकते थे, उसको आप स्किप करो। ऐसा नहीं करना आपको। सभी सेक्शन पे इक्वल फ़ोकस देना है और जो सेक्शन आपके वीक हैं, उनमें मिनिमम प्रिपरेशन आपको कर लेनी है कि जो ईज़ी वाले क्वेश्चन आए, कम से कम वो आपसे गलत ना हों। तो ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन किस ईयर में कितने आए, किस सेक्शन से, वो आपने देख लिया। अब देखो, नेक्स्ट काम आपको होगा पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ करने का। देखो, इस वीडियो में अगर मैं पीवाईक्यू एनालाइज़ करने बैठूँगा तो बहुत लंबी वीडियो होगी। मैंने हर साल के पीवाईक्यूज़ के 2022 के भी, 2023 के भी और 2024 के भी सेक्शन वाइज़ एनालिसिस किया हुआ है। सेक्शन वाइज़ क्यों? क्योंकि हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किन टॉपिक से आए हैं, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको करने चाहिए। वो हर सेक्शन वाइज़ यानी सब्जेक्ट वाइज़ मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो ये प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। या फिर आप सीधा सीयूटी पीजी, सीओक्यूपी 11 पेपर पीवाईक्यू विद्यासागर आप सर्च भी कर लोगे तो आपको मिल जाएँगे। तो इन वीडियोज़ को आपको देखना है। सारी वीडियोज़ आप आराम से देख लो। देखो, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, उसके आप खुद से एनालिसिस करो, या ये वीडियोज़ देख लो। इसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि हर सेक्शन में जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके किन एग्ज़ाम से उठाए गए हैं और किस लेवल के आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें आपको इन वीडियो से समझ में आएगा। अब सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस आपका बेसिस है। देखो, लैंग्वेज सेक्शन में दोनों में से एक आपको चूज़ करना है, दोनों नहीं करना, या तो इंग्लिश या हिंदी। सिलेबस दोनों का सेम ही है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश यूजेस एंड एरर, जंबल्ड पैरा, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड इडियम एंड फ्रेजेस। अब इसमें देखो, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक दिए गए हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम एंटोनिम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखो, इन 3 टॉपिक से ही आपके
4-5 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे, यानी 4-5 क्वेश्चन आपके इन 3 टॉपिक से ही आ जाएँगे। और ये 3 टॉपिक्स आपके ऐसे हैं, जो आपको डेली बेसिस पे याद करने पड़ेंगे, यानी कि ये सारे टॉपिक आपके ऐसे हैं तीनों, जो आपको याद करने हैं, ठीक है? इसमें बहुत ज़्यादा समझने का बात नहीं है। एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो ये आपको याद करना है, तो आपको करना क्या है, डेली कुछ ना कुछ थोड़ी मात्रा में आधे घंटे या 1 घंटे इनमें से कोई एक टॉपिक आपको लर्न करना है। या तो आप किसी भी इंग्लिश की बुक का यूज़ कर सकते हो, या मैंने अपनी वेबसाइट पे या ऐप के अंदर जो फ्री मटेरियल है उसके अंदर पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, उस पीडीएफ को आप कवर कर सकते हो। मिनिमम उतना आपको करना है, डेली आधे से 1 घंटा आपको देना है इन 3 टॉपिक्स को याद करने के लिए। सेम हिंदी में भी आप इनको इस पे काम कर सकते हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम शब्द, मुहावरे एवं कहावतें, बाकी ऊपर का सिलेबस भी आप देख सकते हो। इस काम को आपको डेली बेसिस पे करना है। अगर आप सोचोगे कि एग्ज़ाम के पास आने के टाइम पे उस समय मैं याद कर लूँगा, तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे। उस समय आपको रिवीज़न करना होगा, मॉक टेस्ट करने होंगे, वहाँ आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी से डेली बेसिस पे आपको ये काम करना है। बुक्स कौन-सी यूज़ कर सकते हो आप? तो अगर आपके पास इंग्लिश की पहले से कोई बुक है, तो आप उसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी बेसिक आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको खरीदनी है, तो इनमें से कोई बुक आप ले लो। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, राइटर है इनके एसपी बख्शी, ये आप ले सकते हो, या फिर दिशा पब्लिकेशन की आती है, या वर्ड पावर मेड ईज़ी करके एक आती है बुक, वो ले सकते हो। कोई भी बेसिक आप जनरल इंग्लिश की बुक लोगे, उससे आपका काम हो जाएगा। अगर आप हिंदी कवर कर रहे हो, तो लूसेंट पब्लिकेशन की आती है, सामान्य व्याकरण करके शायद आती है, सामान्य हिंदी या सामान्य हिंदी आती है शायद, तो वो आप ले सकते हो अगर आप हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या हिंदी की और कोई आपकी बुक है बेसिक व्याकरण की, तो उससे आप कवर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में कौन-कौन से टॉपिक्स हैं आपके? तो इसमें बेसिक टॉपिक्स आपको कवर करना है। लिटरेचर, लिटरेचर में आपको क्या कवर करना है? बेसिकली बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर्स। इसमें क्या है, आपकी हिस्टोरिकल बुक्स भी आएँगी, स्पोर्ट्स पर्सन की जो बुक्स हैं वो भी आएँगी। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर न्यूज़ में होते हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। हिस्ट्री आपको बेसिक कवर करनी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनैलिटीज़। अब देखो, पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक ऐसा है कि अलग से आपको कवर उस तरह से नहीं करना कि आप पर्सनैलिटीज़ ढूँढने फिरो। आपको क्या करना है, हिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पर्सनैलिटीज़ जो न्यूज़ में रहती हैं, ठीक है? पूरे साल जो न्यूज़ में रही हैं, उनके बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। वहाँ से आपका पर्सनैलिटीज़ का टॉपिक कवर हो जाएगा। स्पोर्ट्स का टॉपिक आपको कवर करना है, स्टैटिक भी, यानी कि जो पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, पहले एशियन गेम्स हुए थे, वो भी आपको कवर करने हैं। कौन-सा स्पोर्ट्स पर्सन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उस टाइप के क्वेश्चन, और जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं, वो भी आपको कवर करने हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, अब देखो, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत वाइड हो जाता है, कितना आप कवर करोगे? तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, उतना आपको कवर करना ही है। जैसे आरबीआई से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है, या कुछ बेसिक जैसे आपका अ, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इस तरह की जो इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो आपको कवर करनी है। इसके अलावा कोई ऐसी न्यूज़ है जो इंडिया से रिलेटेड है, वो आपको कवर करनी है। इकोनॉमिक्स बेसिक इसी में कवर हो जाएगा आपका। साइंस में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। डिजीज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर जो आपके केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, वो आपको कवर करने हैं। फिज़िक्स के जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक आपको कवर करना है। पॉलिटिक्स कुछ एज़ सच आपको कवर करना नहीं है। जनरली आपका जो हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसमें से आपका कवर हो जाएगा। जो करंट अफेयर्स आप कवर होगा, उसमें से आपका कवर होगा। लीगल अवेयरनेस में आपको क्या करना है? अब देखो, लीगल अवेयरनेस इसमें सिलेबस में तो दिया है, लेकिन लास्ट ईयर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं था, और उसके पहले सिलेबस में ये था नहीं। लास्ट ईयर ही सिलेबस में ऐड हुआ है, और लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसमें से। तो आपको डिटेल में लीगल सब्जेक्ट कवर नहीं करना। अगर आप बाकी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने लीगल उसमें पढ़ना है, तो आप कवर करोगे ही। लेकिन अगर आप बाकी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, सिर्फ सीयूटी पीजी की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लीगल मैक्सिम्स, ये आप कवर कर लो। लीगल करंट अफेयर्स, यानी कुछ जजमेंट्स जो जनरली इन जनरल न्यूज़ में रहते हैं, वो आपको कवर करना है। लैंडमार्क जजमेंट्स, ये आपको कवर करना है। और कुछ बेसिक लीगल टर्म्स, इतना आप कवर कर लोगे, तो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आने के चांसेस कम है। हालाँकि लास्ट ईयर तो पूछा ही नहीं था, इस साल आया भी गया, तो इतने से आपको कवर हो जाएगा। ट्रेड अवेयरनेस, अब देखो, ट्रेड अवेयरनेस बेसिकली एक करंट अफेयर का सब्जेक्ट है। होता क्या है कि आपकी ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी में जो भी छोटी-बड़े चेंजेस होते हैं, जैसे कौन से
प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इंडिया सबसे ज़्यादा करता है, कौन-सा इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, किस पे टैरिफ लगाए गए हैं, किसके एक्सपोर्ट पे बैन लगाया गया है। इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं, वो आपके ट्रेड अवेयरनेस के टॉपिक में आएँगी। ज्योग्राफी और कल्चर, कल्चर के अंदर क्या है, बेसिकली आपके डांस फॉर्म्स और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कुछ आपके लिटरेचर से रिलेटेड कुछ है, वो सब चीज़ें आपको कवर करनी है इसके अंदर। तो बेसिकली ये आपका जनरल नॉलेज है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि करंट अफ़ेयर को हम किस तरह से कवर करें? अब देखो, इसी चैनल पे आपको मंथली करंट अफ़ेयर जो हैं, नेक्स्ट वीक से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो आपको मंथली करंट अफ़ेयर वहाँ से कवर कर सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि डेली न्यूज़पेपर कवर करो, जब तक डेली न्यूज़पेपर आप नहीं कवर करोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। चॉइस आपकी है, पैर आपका है, कुल्हाड़ी आपके हाथ में है, जहाँ मारना है मार लो। जितने देर में आप न्यूज़पेपर कवर करोगे, उतने देर में आप बाकी सेक्शन को कवर करोगे तो उसका आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लो आप डेली 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो और करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन कितने आएँगे? 3-4, मान लो और ज़्यादा आ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके करंट अफ़ेयर से। उन 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल ईज़ी होंगे। कैसे ईज़ी होंगे? या तो वो आपके ट्रेड अवेयरनेस में कवर हो जाएँगे, स्पोर्ट्स रिलेटेड टॉपिक्स आप कवर करोगे, उसमें कवर हो जाएँगे, या रिसेंट जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, आपके इंडेक्सेस निकलते हैं कि इंडिया की रैंक कितनी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिकली प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन जैसे अवार्ड्स वाले क्वेश्चन हो गए, नोबेल प्राइज़ वगैरह रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन से ही आपके 3 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे 5 में से, ठीक है? 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहा होगा, उसके लिए भी कवर करना बहुत मुश्किल होगा। ये सब चीज़ें जब आप जो प्रीवियस ईयर वाला जो मैंने एनालिसिस किया है, उसमें आप देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जितने क्वेश्चन आपके आते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ईज़ी होते हैं, जो आराम से आप कर सकते हो। टॉपिक वाइज़ करंट अफ़ेयर आप कवर कर लोगे, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले भी या 1 महीने पहले भी, तो भी आपका कवर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो भी कवर नहीं हो पाएगा। तो मेरा सिंपल सजेशन यही है, न्यूज़पेपर बिल्कुल भूल जाओ। न्यूज़पेपर बिल्कुल भी आपको हाथ नहीं लगाना। आप चाहो तो मंथली करंट अफ़ेयर कवर कर सकते हो या टॉपिक वाइज़ कवर कर सकते हो। जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा, उसके 1 महीने पहले लास्ट ईयर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे करंट अफ़ेयर के, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। हालाँकि करंट अफ़ेयर के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो इसी चैनल पे आपको कवर करवाए जाएँगे। मंथली करंट अफ़ेयर भी इसी चैनल पे आपके अपलोड किए जाएँगे। कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मैं फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले स्पोर्ट्स, इसके अलावा अवार्ड्स, इसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स जो न्यूज़ में हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ खासकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ पर्सनैलिटीज़ है वो, आपके जो इंडेक्सेस आते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, हंगर इंडेक्स में, पार्सफुल इंडेक्स में, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है? ये बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ट्रेड अवेयरनेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं, वायरस वगैरह से रिलेटेड कि कौन-सा वायरस नया आया है, किसने ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, वो सारी चीज़ें। ये टॉपिक सब आप कवर कर लेते हो तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो इसी में से कवर हो जाएँगे। बाकी 2 क्वेश्चन आते होंगे तो कर देना, नहीं तो स्किप कर देना। उसके लिए डेली 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में वो फँसेगा ही फँसेगा क्वेश्चन। तो ये मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी है जीके के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीज़निंग। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट्स, मेट्रिक अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंपल बेस्ड प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब देखो, इनमें से कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो 3 साल के एग्जाम हुए उसमें हर एग्जाम में हर टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही गया है। फिर भी मैं कुछ टॉपिक्स आपको बोलूँगा कि इन टॉपिक्स को आप डिटेल में कवर कर लो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन-कौन से? रैंकिंग आप कवर कर सकते हो। मैट्रिक से एक क्वेश्चन आया तो आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको आप स्किप कर लेना। सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, कॉज़ इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये चारों टॉपिक आपके सिमिलर टॉपिक हैं। एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसको भी आपको कवर करना है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। नंबर सीरीज़, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपको करना है। इसके अलावा जो सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है वो जनरली उतना आता नहीं है, नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग भी उतनी नहीं आती, इन्फ्रेंसेस आप चाहो तो कर सकते हो, एनालॉजी आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको आपको नेक्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, यानी कि ये सारे टॉपिक्स आप पहले कवर करो,
वो कवर हो जाने के बाद बाकी टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट 3 साल में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, हर टॉपिक से कोई ना क्वेश्चन आ ही गया है। लेकिन ये जो टॉपिक मैंने बताए, इनसे जनरली हर साल क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एब्रिविएशंस। ठीक है? बुक्स, अगर बुक की बात करूँ तो रीज़निंग में आप आर.एस. अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग ले सकते हो। ये थोड़ी लेंथी बुक है। तो अगर आपके पास कोई और बुक है या किसी और पब्लिकेशन की, दिशा पब्लिकेशन की या किसी और पब्लिकेशन की कोई छोटी पतली बुक है, जिससे आप कवर कर लो, तो वो भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये वाली बुक थोड़ी हैवी है। इसको आपको कवर करने में टाइम लग सकता है। तो कोई और बुक आपके पास है, तो उसको भी आप कवर कर सकते हो। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, कंप्यूटर एब्रिविएशंस और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, ये 2 टॉपिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 टॉपिक से ही आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाएँगे। तो इन 2 टॉपिक्स को आपको ठीक से रट लेना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कवर कर सको, आपको कवर करना है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और आपको है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज डिवाइसेज़, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज़, इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, वेबसाइट, वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स। बेसिकली इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स लिख के इन्होंने पूरा कंप्यूटर इसमें दे दिया कि कुछ भी हम पूछ लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। किस बुक से आप कर सकते हो? तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस की, इसको आप ले सकते हो। इसके अलावा दिशा पब्लिकेशन की भी आती हैं, तो उस वो ये बुक ले सकते हो। कोई भी बेसिक बुक जिसमें बेसिक कंप्यूटर आपकी थ्योरी दी हो, उसको आप परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मैथ्स का टॉपिक। अब मैथ्स के टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है? तो ये आपका सिलेबस है, पहले मैं आपको बता दूँ। क्लॉक्स, कैलेंडर, हालाँकि क्लॉक कैलेंडर आपको जनरली रीज़निंग के सेक्शन में होता है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में मैथ्स में दिया हुआ है। एवरेज सिम्प्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, नंबर एंड ट्रेन्स, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सेट एंड यूनियन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ईजी हैं, ईजी टू कवर है और इनमें से जनरली क्वेश्चन आते ही हैं, तो उनको आपको कवर करना है। पहला क्लॉक कैलेंडर, ईज़ी है, कवर करो आप। एवरेज सिम्प्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एजिस नंबर ट्रेन, ये भी आपको आता है। एलसीएम, एचसीएफ आने के चांसेस उतने बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ईज़ी टॉपिक्स और बाकी टॉपिक्स में भी काम आता है, तो इसको भी आपको कवर करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शनल, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस, इतना आपको कवर करना है। स्टॉक एंड शेयर चाहो तो आप छोड़ सकते हो, इससे जनरली क्वेश्चन नहीं आता। डिस्काउंट, बैंक का डिस्काउंट, इसको भी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, जनरली क्वेश्चन नहीं आता, कभी-कभार आ जाता है। ज्योमेट्री मेंसुरेशन टाइम बहुत लेता है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है, तो उसके बाद इसको कवर करना। अगर ये सारे टॉपिक अभी कवर नहीं हुए हैं, तो इस पे मत पहुँचना। पहले ये सारे टॉपिक कवर करना, उसके बाद ही आप ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पे पहुँचना। सेट एंड यूनियन इसी तरह से, हालाँकि क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस होते हैं, लेकिन बाकी सारे टॉपिक कवर करने के बाद, उसके बाद ही आप इस पे पहुँचना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप कर सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन, इसको कर लेना आप। एरिया एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह का क्वेश्चन, इसके फॉर्मूला कम से कम आप याद कर लेना। बहुत मुश्किल क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा, हालाँकि आने के चांसेस कम है, लेकिन आएगा भी तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो आराम से आप कर सकते हो। कौन सी बुक आप यूज़ कर सकते हो? तो फास्टर अर्थमेटिक, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है राजेश वर्मा, या फिर 30 डेज़ वंडर, मैथ्स की एस चांद की बुक आती है, इसको आप ले सकते हो। कोई और बुक है आपके पास, उससे भी आप कवर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिक मैथ्स उसमें कवर होनी चाहिए, बेसिक एसएससी लेवल से थोड़ी कम। एसएससी में भी बात करूँ, तो सीजीएल में जो क्वेश्चन आते हैं, उससे उतने उस लेवल पे आपको नहीं जाना, उससे थोड़े कम लेवल पे बेसिक मॉडरेट क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखो मॉक टेस्ट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसकी बात हम करते हैं। अब देखो मॉक टेस्ट का यूज़ क्या है? मॉक टेस्ट का बेसिक यूज़ ये है कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड आपके एग्ज़ाम का, उस ट्रेंड पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब आप पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है? 70 टू 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कहने का मतलब क्या है कि 70 टू 80% क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं। अब ये रिपीट कहाँ से होते हैं? तो बाकी जो एग्ज़ाम्स आपके हो रहे हैं, उनमें जो क्वेश्चन्स आते हैं, वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो जाते हैं। तो आप बाकी एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन्स हो रहे हैं,
जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट में। ठीक है? अब डिपेंड करता है कि मॉक टेस्ट आप कहाँ से ले रहे हो। अगर हमारे मॉक टेस्ट आप लेते हो तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया वो सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड होते हैं, जो बाकी एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन आपके मॉक टेस्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। पहली बात, आपके मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन होने चाहिए। टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन क्यों होने चाहिए? मान लो आपने मैथ्स का एक टॉपिक कवर किया एवरेज, या मान लो परसेंटेज आपने कवर किया। तो ऐसा नहीं है कि परसेंटेज आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको परसेंटेज के ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ मिलेंगे आपको? अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर परसेंटेज का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया होगा, इसलिए टॉपिक वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके मॉक टेस्ट में होने चाहिए। इसके अलावा फिर सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए। सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होने चाहिए। ये क्यों? मान लो आपने मैथ्स के 7-8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब आपको मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट पे जाना है कि 25 से 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के उस टेस्ट में हो, ताकि आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस होती रहे। और उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट आपके होने चाहिए, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट जिसमें आपके 75 क्वेश्चन हो, वैसे टेस्ट भी आपको देने हैं। ये कब करना है आपको? जब आपके 2 से 3 सेक्शन कम बेसिक उसके कवर हो गए हो, तो आपको फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाना है, ठीक है? आपको इस बात का वेट नहीं करना कि मेरा कम से कम 90-80% सिलेबस कवर होगा, फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट पे आऊँगा। आपका बेसिक सिलेबस 60-70%, 50% भी हो गया, तो आप फुल लेंथ टेस्ट पे आ जाओ, उसकी प्रैक्टिस करो। इसके अलावा अगर आप मंथली करंट अफेयर के टेस्ट हों, तो वो और भी अच्छा है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपके मॉक टेस्ट में होनी चाहिए और इसको आपको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, वो मैंने आपको बताया। एक टॉपिक कवर हुआ, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज़ टेस्ट करना है। 7-8 टॉपिक एक सब्जेक्ट के कवर हो गए, तो सेक्शनल टेस्ट दो। 50-60% आपका सिलेबस कवर हो गया, तो फुल लेंथ टेस्ट देने पे आ जाओ। अब देखो मॉक टेस्ट आपको लेने हैं कहाँ से? तो अगर हमारे मॉक टेस्ट लेने हैं और आपको देखनी है क्वालिटी कैसी है मॉक टेस्ट की, तो मैं ऐप के अंदर या हमारी वेबसाइट पे आपको एक सेक्शन मिलेगा फ्री टेस्ट का। ऐप के अंदर जाओगे तो लेफ्ट टॉप साइड में 3 लाइन्स मिलेगी, उस पे आप जाओगे तो फ्री मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, उसमें आपको फ्री टेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। इस फ्री टेस्ट के सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा आपको सीओक्यूपी 11 सीयूटीपीजी 2025। यहाँ पे आपको फुल लेंथ टेस्ट एक मिल जाएगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि टेस्ट की क्वालिटी कैसी है, डिटेल्ड आंसर उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं या नहीं किए जाते, ठीक है? तो वो आपको देखना है। तो ये मैंने आपको बताया। एक चीज़ और जैसे मैंने आपको बताया, आपके टेस्ट में डिटेल्ड आंसर्स होने चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है? मान लो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया, किसी एक वायरस पे क्वेश्चन आया, ठीक है? किसी एक वायरस पे क्वेश्चन आया, अब उसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में उस वायरस के बारे में डिटेल में समझाया गया होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उसकी रिसर्च आपको अलग से करनी पड़े कि इस वायरस के बारे में आपको अलग से बुक में ढूंढ रहे हो, इंटरनेट पे ढूंढ रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो उसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ के बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वहीं से कलेक्ट कर सको, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, टाइम को आपको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉक टेस्ट में होनी चाहिए। ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, यहाँ पे डिटेल मैंने मेंशन कर दिया मॉक टेस्ट की और कोर्स की भी। कोर्स के अंदर मॉक टेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अगर आप कोर्स परचेज़ कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो सारी उसमें इंक्लूडेड रहेंगी, मॉक टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा। मॉक टेस्ट कौन-कौन से मिलेंगे आपको? तो 20 फुल लेंथ टेस्ट में आपको मिलेंगे, 5 सेक्शनल टेस्ट हर सब्जेक्ट के, टॉपिक वाइज़ टेस्ट, मंथली करंट अफेयर टेस्ट और टेस्ट आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे और ऑनलाइन सीवीटी मोड में होंगे। ऑनलाइन सीवीटी मोड का मतलब क्या है? जिस तरह से आपका एक्चुअल एग्ज़ाम होता है, सेम उसी फॉर्मेट में आपका टेस्ट होंगे, ताकि आप कंप्यूटर के इंटरफ़ेस से फ़ैमिलियर हो सको। वहाँ पे जाके आपको ऐसा ना हो कि आपको इंटरफ़ेस यूज़ करने में आपका टाइम ख़राब हो, वो सारी चीज़ें ना हो, इसलिए इन सब चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया है। डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। बाकी अगर कोर्स की बात करें तो कोर्स में आपका कंप्लीट सिलेबस जो है वीडियोज़ के थ्रू कवर करवाया जाएगा ऑनलाइन मोड में। अनलिमिटेड वॉच टाइम है, कितनी बार भी आप इसको देख सकते हो। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे और डाउट जो है उसमें एक चैट का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप डाउट वगैरह अपने पूछ सकते हो। अब रोड मैप पे आ जाते हैं, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। तो देखो, अक्टूबर में जो अभी 15 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है 2022, 2023, 2024, कम से कम 23-24, इन 2 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या क्वेश्चन पेपर है, उसका आपको ठीक से एनालिसिस करना है, ताकि आप कुछ ऐसा ना कर बैठो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं था और उसमें आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। 2 तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो हमारी ऐप से या फिर वेबसाइट से और उससे आप एक्सेस करना स्टार्ट करो, उसको आप एनालाइज़ करना स्टार्ट करो, या फिर
डिटेल वीडियोज़ हमारी देख लो, चैनल पे अपलोडेड है, उससे आपको सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या करना है आपको, सोर्सेज़ अपने फाइनल करने हैं। सोर्सेज़ का मतलब क्या है कि कौन-सा सब्जेक्ट आप कहाँ से पढ़ोगे, ये आपको फाइनल करना है। आप चाहो तो मान लो आपको ये है कि मैं यूट्यूब से कवर करूँगा, तो आपको देख लो कि किस चैनल से आप कवर करोगे, किस टीचर से आप पढ़ोगे, वो सारी चीज़ें कवर करनी है आपको, या आपको लग रहा है कि मैं कोई कोर्स जॉइन करूँगा, तो कौन-सा कोर्स आप जॉइन करोगे, हमारा कोर्स जॉइन करोगे, किसी और का करोगे, वो सारी चीज़ें आपको फाइनल कर लेनी है। यानी अक्टूबर के महीने में ही ये दोनों काम आपको कम से कम करने ही हैं। पीवाईक्यूज़ एनालिसिस करना है और अपने सोर्सेज़ को फाइनल कर लेना है कि ये मेरे फाइनल सोर्सेज़ हैं, मैं यहीं से पढ़ूँगा। उसके बाद आपको और नहीं देखना कि मैं बीच में कोई सब्जेक्ट चेंज कर लूँ, या मेरे को समझ नहीं आ रहा, अब मेरे को टीचर चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। एक बार आप सोर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इन दोनों को आपको फाइनल करके रखना है। ये काम अब अगर आपको हो जाता है, तो आप उसके बाद से ही कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने देखा कि जनरली मैथ्स और रीजनिंग जो है वीक होता है, खासकर मैथ्स वीक होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 2 महीने, नवंबर और दिसंबर, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट करो, मैथ्स और रीजनिंग। सिर्फ 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और रीजनिंग। 2 तरीके आपके हो सकते हैं, उन दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। या तो आप एक दिन को डिवाइड कर लो, आधा टाइम आप मैथ्स पढ़ो और आधा टाइम आप रीजनिंग पढ़ो, यानी 50% टाइम आप मैथ पढ़ो और 50% टाइम अपना रीजनिंग पढ़ो। दूसरा ये हो सकता है कि एक दिन आप मैथ पढ़ो और एक दिन रीजनिंग पढ़ो। इन दोनों में से कोई भी दोनों तरीके ठीक है, कोई भी आप एक अपना सकते हो जो भी आपको सूट करता हो। साथ ही साथ ये सब्जेक्ट्स करने के साथ आपको इंग्लिश के कुछ काम का आपको करना है। जैसे ये 3 टॉपिक जो मैंने आपको बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस। इन तीनों टॉपिक को आपको डेली आधा घंटा 1 घंटा लर्न करना है, याद करना है। उसके बाद जनवरी में जैसे आओगे, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे ही आप इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हो, एक टॉपिक कवर किया, उसका टॉपिक वाइज़ टेस्ट दो, 7-8 टॉपिक कवर हो गए, उसके सेक्शनल टेस्ट दो, फुल लेंथ टेस्ट पे जाओ। टेस्टिंग आपको चालू रखनी है। आपको अपने आप ये नहीं सोचना कि मैंने कवर कर लिया, अब मेरे को आता है। आपको नहीं आता। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, मल्टीपल क्वेश्चन आप नहीं लगाओगे, फ्रीक्वेंट बेसिस पे हर टॉपिक के क्वेश्चन आप धीरे-धीरे करते नहीं रहोगे, आप वो टॉपिक भूल जाओगे। इसलिए मैंने मैथ्स और रीज़निंग सबसे पहले रखी है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको प्रैक्टिस करते-करते आएँगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की और आप उसमें मास्टर हो गए, ऐसा नहीं है। आपको उनकी प्रैक्टिस लगातार करती रहनी पड़ेगी। इसलिए ये पहले से आप स्टार्ट करो, इसकी प्रैक्टिस जो है आप लगातार करते रहो। उसके बाद जनवरी के मंथ में आपको कंप्यूटर ऐड कर लेना है। ये सब्जेक्ट आपको कोशिश करनी है 2 महीने में आप कवर कर लो। उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में कंप्यूटर आपको ऐड करना है और कोशिश करना है कि कंप्यूटर को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्यूटर के ईज़ी क्वेश्चन भी गलत करते हैं। आपको उसमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना है। 10-15 क्वेश्चन जो भी आपके आते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करनी है। और ये 2 टॉपिक, कंप्यूटर एब्रिविएशन और कंप्यूटर शॉर्टकट कीज़, इसको आपको मैक्सिमम डिटेल में कवर करना है। कितना भी डीप क्वेश्चन पूछ लें, आपको ये आना होना चाहिए, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 टॉपिक में से आएँगे। उसके बाद फ़रवरी के मंथ में बाकी जो टॉपिक्स आपने किए हुए हैं, उसकी प्रैक्टिस जारी रखनी है और फिर जीके और ग्रामर आपको कवर करना है। इस मंथ में आपको क्या-क्या काम करना है, जीके में आप कोशिश करो कि बेसिक करंट अफ़ेयर के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज़ करंट अफ़ेयर वो आप कवर करो, या फिर आप मंथली करंट अफ़ेयर करते आ रहे हो, तो वो आप करते रहो, वो आपको कवर करना है। मंथली करंट अफ़ेयर आपको कितने करने हैं, तो कम से कम 12 महीने के तो आप मान के चलो कि लास्ट 12 मंथ के आपको करने हैं। 12 महीने तो कम से कम 9 महीने तो करके चलो, कि जून 2024 के बाद से आपको कवर करने चाहिए। इसके बाद इंग्लिश ग्रामर या फिर हिंदी अगर कवर कर रहे हो तो हिंदी व्याकरण, बेसिक्स आपको कवर करना है। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में आपकी गलतियाँ हो रही हैं। कि आपको एरर फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, या आपको प्रिपोज़िशन के टॉपिक में दिक्कत हो रही है, आर्टिकल के टॉपिक में दिक्कत हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में दिक्कत हो रही है। तो जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है, उसको आपको कवर करना है। तो ये बेसिक रोड मैप आपको रखना है। अगर आपको ये चाहिए कि हर सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूँ, हर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक्स को किस तरह से कवर करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी सब्जेक्ट वाइज़, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। एक वीडियो आप चाहो तो मैं ऐसे ही बना दूँगा, जिसमें हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दूँगा कि हर सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई और आपकी क्वेरी है तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ग्रुप जॉइन कर लो। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। या आपकी कोई क्वेरी है जो आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है? एक जो भी आपकी क्वेरी हो, एक ही बार आप मैसेज कर देना,
इंस्टेंटली रिप्लाई करना मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही मैं देखूँगा आपका रिप्लाई कर दूँगा। ऐसा मत करना कि पहले आप हाय लिखो फिर मेरे रिप्लाई का इंतज़ार करो। आपकी जो भी क्वेरी हो एक बार में ही एक मैसेज में पूरा टाइप करके, अगर टाइप करने में एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे तो वॉइस नोट आप छोड़ देना। जैसे ही मैं आपको देखूँगा मैसेज देखूँगा वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूँगा। इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता मैं, फिर भी जल्दी से जल्दी रिप्लाई मैं आपका करूँगा। और कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।